गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम 10th स्टैंडर्ड के लिए एक पोएम करने जा रहे हैं। 10th स्टैंडर्ड की फर्स्ट पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। पोएम से रिलेटेड स्टूडेंट्स क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में। डस्ट ऑफ स्नो जो पोएम लिखी गई है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। दिस पोएम इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिका के हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक रियलिस्टिक पोइट है वो, और हमारे साथ होने वाली घटनाओं को लेकर के अपनी पोएम बनाते हैं। ये पोएम जो मैं आपको करवाने वाला हूँ, लाइन टू लाइन पहले हम इसका मीन समझेंगे, उसके बाद में पोइट क्या कहना चाहता है, व्हाट द पोइट वांट्स टू टेल अस, वो हम समझेंगे। ओके, उससे पहले समझते हैं इस पोएम को। The way a crow swooped down on me, swoop सेट का सेकंड फॉर्म है। The dust of snow from a hemlock tree। So इस स्टांजा के अंदर हम आए तो हम कुछ वर्ड्स को देखते हैं। पहला है क्रो और दूसरा है हेमलॉक। क्रो कौवा होता है जिसको हम कभी भी अच्छे स्कूल वाला नहीं मानते हैं, बैड ओमेन के अंदर रखते हैं। हेमलॉक एक जहरीले पौधे का नाम है, विषैला पौधा होता है व्हाइट कलर का। हम अपनी भाषा में इसे धतूरा भी कह सकते हैं, जो घरों में हम यूज नहीं करते। और ये दोनों जो वर्ड है, ये दोनों वर्ड किसको शो कर रहे हैं? ये शो कर रहे हैं सैडनेस को, ग्रीफ को शो कर रहे हैं। अच्छी चीज नहीं है कोई भी जिनको ये शो कर रहे हैं, जो फर्स्ट स्टैंजा में लिया गया है। एक पोइट है, कहीं बैठा है हेमलॉक ट्री के पेड़ के नीचे, और एक कौवा आता है, या हो सकता है शायद कौवा वहां पहले से बैठा हो, उसने उस डाली को हिलाया और डस्ट के कुछ पार्टिकल्स हैं वो उस पोइट के ऊपर गिरे। द वे, जिस तरीके से कौवे ने और हिलाया द डस्ट ऑफ स्नो, जो मेरे ऊपर गिरी, कहां से? हेमलॉक ट्री से। हेमलॉक ट्री के ऊपर एक कौवा बैठा है और उसने और अपने पंखों से, या तो वह आके बैठा है या हो सकता है पहले बैठा था वह उड़ रहा है। और डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट हमने पहले धूल माना था, लेकिन यहाँ पे स्नो, आइस की जो बुलबुली जिसको हम बोलते हैं, वो उसके ऊपर गिरी। पार्टिकल्स ऑफ आइस वी कैन से, वो उसके ऊपर गिरी। पहले वो गहरे दुख में था, किसी चीज के बारे में सोच रहा था, मायूस था। ठीक है, अब दूसरे स्टैंजा की तरफ चलते हैं। हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड। जैसे ही वो पार्टिकल्स उसके ऊपर गिरते हैं, उसका मूड है वो चेंज हो जाता है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड लिव्ड। और दिन का मेरा हिस्सा जो बर्बाद हो रहा था, मतलब बर्बाद, विनाश हो रहा था, वो बचा लिया। कैसे बचा लिया? कौवे ने बचा लिया। हेमलॉक ट्री, कौवे और हेमलॉक ट्री जिनको हम बैड ओमेन में रखते हैं, उनकी वजह से, और उसका दिन है वो बचा। तो हुआ क्या यहाँ पे कि पहले स्टैंजा में जहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ दुख को देखा है, दूसरे स्टैंजा में उन्हीं की वजह से, इस कौवे की वजह से उसका दिन है वो बच गया। अगर वो है हेमलॉक ट्री नहीं होता तो कौवा बाहर नहीं आता और उसका दिन नहीं बचता। हम बहुत ज्यादा निराश है, लेकिन हमारे साथ में कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जिनसे हम अपने दिन को बचा सकते हैं। जैसे जो पार्टिकल्स हैं स्नो के, उसके ऊपर जैसे ही गिरे, उसने अपना ध्यान दूसरी तरफ लिया। उसने सोचा कि भी जीवन में ऐसा भी हो सकता है, और हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। पहला स्ट्रेंजा दूसरी स्ट्रेंजा के लगभग अपोजिट है, तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन। पोएटिक लैंग्वेज में इसको हम क्या बोलेंगे? इन्वर्जन बोलेंगे। यहाँ पे और यहाँ पे दोनों सिचुएशन अलग अलग है। अब हम आते हैं इसकी लिटरेरी टर्म पे, पोएटिक टर्म पे आते हैं। राइम स्कीम क्या है इसकी? ABAB CD कैसे? जब भी हमको राइम स्कीम पता करनी हो, हम उसको पढ़ेंगे अच्छे से। द वे ए क्रो, द डस्ट ऑफ स्नो। तो यहाँ पे क्रो और स्नो, इनका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा आ रहा है। अगर मैं इसको ए नाम दूं तो ये भी तो ए हो गया। shook down on me, इसको मैंने बी दिया तो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। मी ट्री, AB AB। दूसरे स्टैंजा में मैंने नाम देना, इसको सी दिया मैंने, इसको हार्ट, पार्ट, मूड, रूट। तो इसका पोएटिक टर्म के हिसाब से देखें तो राइम स्कीम क्या हो गया? ABAB CD CD।
आई बात समझ में? तो जैसे हमने पोएटिक टर्म देखना है हम इस तरीके से समझेंगे। एलिट्रेशन मैंने लिखा है स्टूडेंट्स। एलिट्रेशन क्या होता है? एक ही लाइन में और एक ही लेटर से शुरू होने वाले वर्ड जो पास में एलिट्रेशन में आते हैं, जैसे हैज और हर्ट, एच से शुरू हो रहे हैं, सेव्ड और सम एच से शुरू हो रहे हैं, तो इसमें एलिट्रेशन का यूज हुआ। फिर मैंने लिखा इंजाममेंट। इंजाममेंट क्या होता है? ध्यान से देखिए इस पूरे स्टांजा को, आपको यहाँ पे कहीं पे भी डॉट वगैरह लगा हुआ नहीं मिलेगा, कोई कोमा नहीं, इन्वर्टेड कोमा नहीं है, एक ही सेंटेंस में ये पूरी बात होगी अलग अलग लाइनों को लिखते हुए। ऐसी जब सिचुएशन हो तो उस सिचुएशन को हम किस में रखते हैं? इंजाममेंट में रखते हैं। आ रही है आपको स्टूडेंट्स बात समझ में? एक कॉन्सोनेंस और होता है जिसके अंदर अगर मैं बात करूं, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी मैं आपको थोड़ा बताऊं। ऑफ ए डे, हैड, रीड, तो इसमें जो हैड डे का जो यूज है वो ज्यादा डे, हैड, रीड, कॉन्सोनेंट से बना हुआ है, ये कॉन्सोनेंट का साउंड है वो रिपीटेड हो रहा है, इसलिए हम इसको रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको ये पॉइंट एक्सप्लेन की है। आई होप कि आपको यह समझ में आई हो। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।